बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 14। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज रीडायरेक्ट्स एंड पाइप्स। ये जो आज की चीज़ें हैं, ये जो रीडायरेक्ट्स हैं और पाइप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, यानी कि रूटीन की जो लिनक्स की प्रोसेसिंग है या लिनक्स के साथ जो हम काम कर रहे होते हैं, ये रूटीन का वर्क है जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो आज का सेशन जो है इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और फिर हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स क्या होती हैं? तो इनपुट एंड आउटपुट इन द लिनक्स एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस थ्री स्ट्रीम्स। अच्छा, नॉर्मली आपने जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, वो ऑलरेडी ये जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट्स है इसको स्ट्रीम्स की सूरत में देखा जाता है कि इट इज अ स्ट्रीम ऑफ डाटा, कि जिसपे आपका जो डाटा है वो ट्रेवल कर रहा होता है। तो डाटा की जो ट्रेवलिंग है वो जिस भी मैकेनिज्म से हो रही होती है, दैट मैकेनिज्म इज एक्चुअली नोन एज स्ट्रीम्स। अब उसमें इनपुट एक 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 जो स्ट्रीम होती है वो इनपुट के लिए यूज की जाती है नॉर्मली, और एक आउटपुट के लिए यूज की जाती है। लेकिन बेसिकली जो आपके लिनक्स एनवायरनमेंट है या कोई भी और दूसरा भी एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो आपकी स्ट्रीम्स हैं वो तीन तरह की होती हैं। तो इसमें एक तो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। तो इसको इस स्ट्रीम को का जो नेम है वो है स्टैंडर्ड इनपुट, STD इन। और जो दूसरी है आपकी इसकी स्ट्रीम, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो इन ये चीजें तो हम पहले से भी जानते हैं। एक तीसरी स्ट्रीम भी है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। ठीक है, तो हर एक को एक शॉर्ट नेम भी असाइन किया गया कि STD इन, इट इज स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट इज STD आउट, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो STD ERR। ठीक है, तो ये ऐसी तीन स्ट्रीम्स हैं जो कि आपकी इस बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बल्कि यही ज्यादा यूज होती हैं। और आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ये जो स्ट्रीम्स हैं इनको लिनक्स के अंदर कुछ नंबर्स असाइन किए गए हैं ताकि इनको रिप्रेजेंट किया जा सके। जो इनपुट स्ट्रीम है उसके लिए डेडिकेट किया गया है 0, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके लिए 1 डेडिकेट किया गया है, और जो आपकी एरर स्ट्रीम है इस पर दो इसको यानी कह लेंगे इसके लिए 2 को डेडिकेट किया गया। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या हैं? दीज नंबर्स आर एक्चुअली नोन एज फाइल डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, ये फाइल डिस्क्रिप्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इन स्ट्रीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, और ये जो नंबर्स हैं इनको नॉर्मली हम फाइल डिस्क्रिप्टर के नाम से जानते हैं। ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर असल में होते हैं, सादा अल्फाज में अगर कहूँ तो कोई भी चीज जो आप लिनक्स में यूज करते हैं, तो लिनक्स में उनको एक खास किस्म के नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस नंबर को फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, दिस कैरीज डेटा फ्रॉम अ यूजर टू अ प्रोग्राम। तो इसका जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है इसका असल पर्पस क्या है? कि यूजर से डेटा लेना है और प्रोग्राम तक पहुंचाना है। ठीक है, यूजर से डाटा लेना है और जो भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है उस प्रोग्राम तक उस डेटा को पहुंचाना है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट कम फ्रॉम, स्टैंडर्ड जो इनपुट है ये यूजर के जो कीबोर्ड है उससे आती है। तो इसका मतलब है कि हम यूजर से जो भी यूजर है, हम या हम अगर खुद यूजर हैं, तो हम जो डाटा कीबोर्ड की मदद से इनपुट कर रहे होते हैं वो हमारा किसी भी प्रोसेस तक पहुंच रहा होता है। और ये जिस भी प्रोसेस तक पहुंच रहा होता है, तो ये जिस स्ट्रीम से गुजरते हुए या ट्रैवल करते हुए या ट्रैवर्स करते हुए गुजरता है और पहुंचता है प्रोसेस तक, उस स्ट्रीम को हम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। और इसके लिए हमने पहले भी कहा था कि ये 0 फाइल डिस्क्रिप्टर जो है उस पर डेटा हमेशा सेंड किया जाता है। अच्छा, जो सेकंड वाली आपकी स्ट्रीम है दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। इट इज द आउटपुट दैट इज जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। जो तो जिस तरह हम एक प्रोग्राम को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम यूजर, इसी तरह जो प्रोग्राम है वो भी एक आउटपुट जनरेट करता है। तो उस आउटपुट को वो आउटपुट भी ट्रैवल करती हुई कहीं ना कहीं जाती है। तो वो जो आउटपुट है वो बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से जाती हुई या मूव होती हुई या ट्रैवल करती हुई जाती है। तो ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है आउटपुट्स द डेटा या टेक्स्ट जो है वो डायरेक्टली टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करती है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि हम जो टर्मिनल के साथ पिछले कुछ सेशन से काम कर रहे हैं, तो उस पर हम कुछ इनपुट्स भी देते हैं कमांड्स को। तो लेट्स से वो जो प्रोग्राम है
वो जैसे जो कमांड्स हम देते हैं, जिस तरह हमने सॉर्ट की कमांड यूज की है, और इसके अलावा हमने कैट की कमांड यूज की है। तो आपने देखा होगा कैट की जो कमांड है उसके सामने जब हम फाइल का नाम लिखते हैं तो कैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस, और जो जिसकी जो नाम हम लेते हैं और उसकी बेस पे हमारा जो प्रोसेस है वो पीछे एक्टिवेट हो जाता है। और उसके सामने जो हम फाइल का नाम देते हैं दैट इज एक्चुअली इनपुट। तो वो जो फाइल का नाम उस प्रोसेस तक पहुंचता है वो स्टैंडर्ड इनपुट की मदद से पहुंचता है। और फिर जब कैट की कमांड का जो आउटपुट आता है वो असल में स्टैंडर्ड आउटपुट की मदद से आता है, और वो आपके टर्मिनल के ऊपर आता है, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं इन केस ऑफ विंडोज। अच्छा, जो तीसरी स्ट्रीम है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। दिस स्टैंडर्ड एरर कंटेन्स एरर्स जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। ठीक है, ये वाली जो लेट्स से आपने अक्सर देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि आपके फॉर एग्जांपल अगर कैट की कमांड आपने एग्जीक्यूट किया तो एक तो वो आउटपुट जनरेट करेगा कि आपने फाइल का नाम दिया है और उसका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करेगी, ये तो वैलिड उसकी वर्किंग है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कैट की कमांड पे एक ऐसी फाइल का नाम दिया है जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर क्या होगा? क्या वो कंटेंट डिस्प्ले करेगा? नहीं, वो एरर जनरेट करेगा। तो वो कमांड जो है वो एरर जनरेट करती है। अब ये जो एरर जनरेट हुआ है, ये एरर आउटपुट स्ट्रीम से नहीं आया। ये कौन सी स्ट्रीम से ट्रेवल करेगा? ये स्टैंडर्ड एरर की जो स्ट्रीम है ये उससे ट्रेवल करता हुआ जाएगा। और ये जाएगा किधर? ये अगेन जो आपकी डिफॉल्ट डेस्टिनेशन है स्टैंडर्ड एरर के लिए वो भी टर्मिनल ही है। तो बेसिकली जो आपका एक टर्मिनल है इसके ऊपर जो आउटपुट्स आ रही होती हैं, चाहे वो नॉर्मल फंक्शंस की आउटपुट हो या वो एरर्स वाली आउटपुट्स हो या एरर वाला टेक्स्ट हो, वो हमेशा टर्मिनल पे आ रहा होगा। बट इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो उस टर्मिनल पे आउटपुट आ रही है, अगर प्रॉपर आउटपुट आ रही है किसी भी कमांड की या किसी प्रोसेस की, तो वो आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट वाली स्ट्रीम है उसके थ्रू होती हुई आ रही है, जिसका फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है। और अगर आपकी कमांड एरर जनरेट कर रही है तो वो एरर जो है वो स्टैंडर्ड एरर की स्ट्रीम से मूव करता हुआ या ट्रेवल करता हुआ आपके टर्मिनल तक आ रहा है, जिसका फाइल डिस्क्रिप्टर 2 है। तो ये बेसिकली हमें क्लियर होना चाहिए कि दीज आर थ्री स्ट्रीम्स, और हमारा जो फाइल्स हैं वो जो जो जिस तरह तरह की भी हमारी इनपुट या आउटपुट होती हैं तो वो किस किस स्ट्रीम से ट्रैवल करती हुई जाती हैं। तो बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी रीडायरेक्ट्स हैं और जो पाइप्स हैं वो इन्हीं स्ट्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर बिहाइंड द सीन हमें इन स्ट्रीम्स का पता होगा तो हम रीडायरेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब स्ट्रीम की रीडायरेक्शन की बात करते हैं कि हमने स्ट्रीम्स का आइडिया ले लिया कि 3 स्ट्रीम्स होती हैं और उनके अपने अपने फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं। तो 0 इज फॉर इनपुट, आउटपुट वाली स्ट्रीम के लिए आपका 1 है और एरर वाली स्ट्रीम के लिए आपका 2 है। तो अब ये जो स्ट्रीम रीडायरेक्शन है इसमें क्या होता है जी? लिनक्स इंक्लूड रीडायरेक्शन कमांड्स फॉर ईच स्ट्रीम। तो दीज कैन बी यूज्ड टू राइट स्टैंडर्ड आउटपुट्स और स्टैंडर्ड एरर टू अ फाइल। ठीक है, अब ये जो जिस तरह हमने पहले बात की ना कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर वाली स्ट्रीम्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट अपना जो डाटा या जो भी डाटा इन दोनों स्ट्रीम्स में से ट्रेवल करता है वो टर्मिनल पे प्रिंट करती है। लेकिन ये जो रीडायरेक्शन हम यूज करते हैं तो पर्पस ये है कि अब हम चाहते ये हैं कि वो डाटा जो टर्मिनल पे जाके प्रिंट होता है या डिस्प्ले होता है वो उसकी बजाय हमारी फाइल्स के अंदर जाके सेव हो या फाइल्स के अंदर वो प्रिंट हो। तो फाइल के में अंदर प्रिंट होने का मतलब है कि फाइल के अंदर राइट हो। तो बेसिकली हम रीडायरेक्ट्स जो हैं वो इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो हमारी आउटपुट वाली स्ट्रीम से गुजर कर डेटा आए या हमारे एरर वाली स्ट्रीम से गुजर कर कुछ डेटा आए, वो हम किसी भी फाइल में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रीडायरेक्ट्स। तो अब हमारे पास रीडायरेक्ट्स दो तरह की होती हैं। एक जो रीडायरेक्ट्स हैं वो हमारी ओवरराइड के लिए होती हैं। तो जिस तरह आपकी जो एक ग्रेटर देन का सिंबल है तो दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट, और जो लेस देन का सिंबल है दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड इनपुट की रीडायरेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। जो ग्रेटर देन है पहले वाला फर्स्ट वाला, वो आउटपुट की रीडायरेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। और जो नीचे टू ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड एरर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ जो टू लिखा हुआ है ना, ये असल में फाइल स्ट्रीम का जो फाइल डिस्क्रिप्टर है ये असल में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई और अलग से नंबर नहीं है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक कोई और सिंबल नहीं था लिनक्स वालों के पास, तो उन्होंने इसी सिंबल को जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसी का इस्तेमाल करते हुए जो एरर वाली स्ट्रीम है उसको भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने टू लिख दिया है। तो ये टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका स्टैंडर्ड जो एरर है वो उस स्ट्रीम की तरफ रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, या उस स्ट्रीम से जो डेटा आ रहा था उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो एक तो ये ओवरराइट की होगी। ओवरराइट का मतलब है कि अगर आप इन रीडायरेक्ट्स की मदद से डेटा किसी फाइल में राइट करते हैं तो वो डेटा हमेशा ओवरराइट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी इसमें कोई डेटा लिखा हुआ है, हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो दूसरा सेट ऑफ रीडायरेक्ट्स हैं वो अपेंड के लिए यूज होती हैं। तो ग्रेटर देन ये आउटपुट के लिए, लेस देन जो है ये इनपुट वाली के लिए, और टू ग्रेटर देन जो है ये स्टैंडर्ड एरर के लिए। अपेंड का मतलब आपको पता ही है कि अगर एक फाइल में ऑलरेडी कोई डाटा पहले से पड़ा हुआ है तो उसमें हम न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं, वो अपेंड कर सकते हैं ताकि वो पुराने डेटा को ओवरराइट ना करे। तो बेसिकली अभी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे वाले जो अगला पोर्शन है पाइप्स फिर उसकी तरफ जाएंगे। तो अभी हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं, तो अभी हम इन कमांड्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं हमारा जो डेवऑप्स का फोल्डर है हम उसमें नेविगेट कर जाते हैं, और इसमें आज चूंकि टुडे इज डे 14, तो हम एक फाइल फोल्डर बना लेते हैं डे 14 का, और फिर हम उसके अंदर मूव कर जाते हैं। ओके जी, तो अब हम यहाँ अपने कुछ जो जितने भी ये कमांड्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हमने देखा था कि एरो के जो ग्रेटर देन के एरोज हैं वो बेसिकली यूज किए जाते हैं। जो अगर आप ग्रेटर देन लगाते हैं तो दिस इज फॉर आउटपुट, और अगर आप टू ग्रेटर देन लगाते हैं, ठीक है, तो कहने का पर्पज यह है कि अगर आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर रहे हैं तो बेसिकली दिस इज फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, और जो टू ग्रेटर देन है दिस इज फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। तो अब हम थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम बाद में उनको जो इनपुट वाली रीडायरेक्शन उनको देखेंगे। ओके जी। अच्छा, मैं कुछ पुरानी जो कमांड्स हैं हमारी उनका सहारा लूंगा ताकि उनकी मदद से हम कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर सकें और फिर हम जहाँ राइट कर सकें। आपको याद होगा हमने एक टाइम पे जो फर्स्ट सेशन था हमारा लिनक्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट था उसके अंदर हमने डेट की कमांड यूज की थी। तो अब डेट की कमांड हमें क्या करती है, वो आज की जो डेट है करंट डेट वो हमें प्रिंट करती है। तो आज अभी हम इसने क्या किया, जैसे मैंने ये कमांड दी है तो इस कमांड ने अपना डेटा मेरे टर्मिनल के ऊपर राइट कर दिया। अब आप गौर करें कि ये टर्म कमांड तो चूंकि ठीक थी, करेक्ट कमांड थी, तो इसने एक आउटपुट जनरेट की, ठीक है, ये वाली आउटपुट जनरेट की है। तो इसने प्रिंट कहाँ की है, जैसे हमने पढ़ा था कि इसने टर्मिनल पे प्रिंट की है। तो ये कौन सी स्ट्रीम से होती हुई आई है, ये स्टैंडर्ड जो आउटपुट स्ट्रीम है ये वहां से होती हुई आई है। अब लेट से मैं एक इनकरेक्ट कमांड जहां इनपुट करता हूँ, लेट से मैं उसका नाम डाटा कहता हूँ कि कमांड है जो कि इनकरेक्ट है, मैं इसको इनपुट करता हूँ, और ये क्या हुआ, इसने मुझे ये एरर जनरेट किया। अब ये जो एरर जनरेट हुआ है ये कौन सी स्ट्रीम से गुजरता हुआ या ट्रेवल होता हुआ हमारे टर्मिनल तक पहुंचा है, ये स्टैंडर्ड एरर की जो स्ट्रीम है वहां से होता हुआ हमारे इस टर्मिनल तक पहुंचा है। ठीक हो गया, तो अब ये डेटा इधर शो हो रहा है। लेकिन अच्छा, अब मैं ये चाहता क्या हूं कि मैं किसी तरह ये जो आउटपुट टर्मिनल पे आ रही है ये टर्मिनल पे ना आए, बल्कि ये मेरी फाइल्स जो हैं, टेक्स्ट फाइल्स जो हैं, ये मैं उनके अंदर प्लेस कर सकूं। क्योंकि समटाइम हम जब मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं डेवऑप्स के जो डिफरेंट टास्क होती हैं, तो जब हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ हम बहुत सारी मॉनिटरिंग टूल्स जो मॉनिटरिंग कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम उनकी जो आउटपुट्स हैं उनको फॉर लेटर ऑन एनालिसिस हम सेव करना चाहते हैं। तो अब वो सेव कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये जो रीडायरेक्ट की कमांड है ये हमें हेल्प करती हैं कि आपने इन जो कमांड्स की जो मॉनिटरिंग कमांड्स की आउटपुट है इसको आप किसी फाइल में राइट कर लें ताकि बाद में बैठकर आप एनालिसिस कर सकें किसी टूल की मदद से या मैनुअली भी अगर आपने करना हो। तो हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं और अब हम चलते हैं कि अच्छा डेट, और मैं ये एरो लगा रहा हूँ ग्रेटर देन एरो। तो इसका मतलब एक चीज याद रखिएगा, जो डाटा है वो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ ट्रेवल करेगा। मतलब डेट जिस साइड पे मैंने लिखा है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इधर से ये जो कमांड है ये प्रोसेस है जो आउटपुट जनरेट करेगा और ये राइट साइड पे आएगी। तो मैं एक डेट डॉट टी एक्स की फाइल बनाता हूँ, ठीक है, डेट डॉट टी एक्स की फाइल की मैं कमांड चला रहा हूँ डेट की, और फाइल का नाम मैंने लेट से डेट डैश फाइल लिख देता हूँ ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि मैं डेट डैश फाइल के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अच्छा देखिए, जैसे मैंने कमांड एग्जीक्यूट की तो अब इस कमांड की जो डेट की कमांड है उसकी आउटपुट टर्मिनल पे नजर नहीं आई। तो ये कहाँ गई, ये हमारी फाइल के अंदर चली गई। तो लेट से मैं कैट करता हूँ और डेट फाइल को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें
ये इसके अंदर डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं सेम कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, कैट की बजाय मैं डेट वाली ये दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है जी। और अभी दोबारा मैं कैट करता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब भी अगर आप गौर करें तो इसके अंदर अभी भी डेट पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ तो जो प्रीवियस डेट थी, जो प्रीवियस डेट थी, जो आपके पुराना जो मैंने लास्ट टाइम जो कमांड एग्जीक्यूट की थी, तो जो आउटपुट आ रही थी उस आउटपुट में डेट तो आज की होनी है, लेकिन जो टाइम अगर आप गौर करें तो 21, 22 एंड 59 था टाइम। लेकिन अभी जो करंट अब मैंने सेव किया है, या ये करंटली मैंने जो कमांड एग्जीक्यूट किया है लेटेस्ट वाली, इसमें अगर आप टाइम चेक करें तो 21, 23 एंड 23 आ गया है। इसका मतलब है कि इस फाइल में ये जो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो ओवरराइट कर दिया गया है, वो डिलीट कर दिया गया है और नया डेटा उस पर राइट कर दिया गया है। अगर सेम चीज मैं दोबारा से करता हूँ, मैं डेट की कमांड दोबारा चलाता हूँ और फिर मैं कैट करता हूँ, तो आप अगर आप गौर करें तो यहाँ टाइम अगेन से चेंज हो गया। इसका मतलब है कि मेरा डेटा इस केस में ओवरराइट हो रहा है। तो अब इस ओवरराइट को बचाने का क्या तरीका है, तो हमने इसमें देखा था कि ये जो कमांड हमारा रीडायरेक्ट है ये तो ओवरराइट करता है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसमें यूज कर सकते हैं अपेंड वाली। तो अपेंड वाली कौन सा क्या तरीका है, तो मैं कमांड लिखूंगा डेट। अच्छा, कमांड कोई भी हो सकती है, मैं सिर्फ डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छी सी आउटपुट जनरेट करता है। अदरवाइज आप कोई भी किसी की तरह भी कोई भी कमांड यूज करें, उससे डिफरेंट और काम परफॉर्म करें, उससे जो भी आउटपुट जनरेट होती हो वो आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फिर हम एरो लगाते हैं, बल्कि डबल एरो लगाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन लगाया और फिर मैंने कर दिया डेट फाइल। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैं इसको कैट करता हूं, तो अब आप गौर करेंगे इसके अंदर दो डेट्स पड़ी हैं। एक जो प्रीवियस टाइम पे इसके अंदर डेट पड़ी थी वो है, और एक जो अभी लेटेस्ट वाली इसके अंदर आ गई। ठीक है, ये तो ये दोनों आपकी जो डेट्स हैं, जो कि लेटेस्ट वाली ये, क्योंकि मैंने इसको अपेंड कर दिया, कैनकेटिनेट कर दिया। तो अब अगर इसी कमांड को मैं बार बार एग्जीक्यूट करूं, एक दफा किया, फिर मैंने दूसरी दफा किया, फिर मैंने तीसरी दफा किया, तो अब अगर मैं इसको कैट करूं तो आप देखिएगा इसमें दो डेट्स तो पहले से सेव हैं और तीन दफा मैंने इनको दोबारा से एग्जीक्यूट किया है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल 5 एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कैट किया और फिर क्या हुआ, तो इसके अंदर टोटल 5 एंट्रीज पड़ी हुई। तो इस तरह हम किसी भी फाइल में, एग्जिस्टिंग फाइल में, अगर वो ऑलरेडी अगर हम ओवरराइट करना चाहते हो तो फिर हम सिंगल ग्रेटर देन यूज करेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हो कि नहीं पुराना डेटा डिलीट ना हो तो फिर हम डबल एरो का इस्तेमाल करें। इसी तरह मैं इसी कमांड के अंदर एक कैल की कमांड हमने लास्ट टाइम यूज की थी, वो इसमें ऐड कर देता हूँ और मैं इसी डेट में इसको सेव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं देखूं कैट करके, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका पुराना डेटा ओवरराइट हो गया है और नया डेटा आ गया। तो इसका मतलब मैंने सिंगल एरो यूज किया था। तो अब मैं इसी की जगह डबल एरो यूज कर लेता हूँ और फिर दोबारा से हम इसको कैट करते हैं। तो अब ये एक दफा और हो गया कैल्क, और मैं कैट करता हूँ, तो आप ये देखें ये जुलाई का जो मंथ है उसका जो कैलेंडर है वो 3 दफा नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 दफा ये कमांड एग्जीक्यूट की थी, 2 दफा ये हो गई और तीसरी दफा ये वाली। तो इस तरह करके मैं कोई भी किसी किस्म का जो डेटा है वो इस पे ओवरराइट करवा सकता हूँ। तो ये काम किसी भी फाइल के साथ किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें जो मैंने स्टैंडर्ड जो यूज किया है, या जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम यूज हुई है वो आउटपुट वाली हुई है, क्योंकि हमने एक वैलिड कमांड एग्जीक्यूट की थी और उस वैलिड कमांड के अंदर हमने अपना डेटा, जो वैलिड कमांड से डेटा जनरेट हो रहा था वो वैलिड आउटपुट थी और वो हमने फाइल के अंदर राइट कर लिया। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि लेट से मैं एक ये जो टेक्स्ट की फाइल है ना, बल्कि एक और फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर हम एक चीज चेक करते हैं। लेट से मैं एक जानबूझकर एक कमांड देता हूं जो डाटा है। ठीक है, या मैं इसका नाम देता हूं एनी कमांड। ठीक है, ये कमांड, इस नाम की कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब ये कमांड मैं कहता हूं कि इस कमांड की जो आउटपुट आए, जो वैलिड आउटपुट आए, वो कहां सेव हो जाए, वो मैं एक माई माई डैश आउट डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल बनाता हूं, उसके अंदर सेव करता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब गौर किया आपने, जैसे ही मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो यहां नीचे एक एरर आ गया, कमांड नॉट फाउंड। आपने गौर किया होगा लास्ट टाइम जब हमने कमांड एग्जीक्यूट की थी, जो वैलिड कमांड्स थी, वो जो आउटपुट जनरेट करती थी वो तो फाइल में जाके सेव होती थी और उसको टर्मिनल पे शो ही नहीं होती थी। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि आपकी जो आउटपुट है
वो एरर वाली आई है। तो अब ये एरर स्ट्रीम से गुजरती हुई आई है। तो आपने तो कहा था कि जो वैलिड आउटपुट आए वो माई आउट डॉट टेक्स्ट में सेव करें, तो बाकी तो सेव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर आप कैट करें अपनी माई आउट वाली फाइल को भी, तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगी, उसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि इस कमांड की वैलिड आउटपुट आई ही नहीं। ठीक है, तो वैलिड आउटपुट कभी भी इस एरो के थ्रू या ये जो रीडायरेक्ट है इसके थ्रू कभी भी किसी भी टेक्स्ट फाइल में जहां आप उसको सेव करना चाहते हैं वो सेव नहीं होगी। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ ये जो आउटपुट आई है ना, ये जो एरर वाली आउटपुट आई है, जो एरर मैसेज आया है, ये टर्मिनल पे ये भी प्रिंट ना हो, बल्कि ये क्या करे, ये किसी और फाइल के अंदर प्रिंट हो। तो कैसे? तो मैं अगेन ये एनी कमांड करता हूँ। बस फर्क क्या होगा कि मैं यहाँ लिखूंगा टू ग्रेटर देन। और टू ग्रेटर देन का क्या मतलब है, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि टू ग्रेटर देन का मतलब है कि ये जो आपकी इस कमांड से एरर वाली आउटपुट जनरेट होगी, यानी कि वो आउटपुट जो एरर स्ट्रीम से गुजरेगी, जो कि इनवैलिड कमांड से या किसी भी कमांड के ऐसा बिहेवियर जिसके लिए वो बनी है, वो उसका जो रिवर्स बिहेवियर है, मीन्स कि जो एरर वाला बिहेवियर है, उसकी जो आउटपुट आएगी वो आप किसी फाइल में लिख दें। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये एक एरर डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाते हैं, उसमें सेव कर देते हैं। तो आप ये देखें, कमांड सेम है, एनी कमांड जो कि वैलिड नहीं है, लेकिन अब एरर मैसेज नहीं आया। तो वो कहाँ गया? वो असल में इस रीडायरेक्ट की मदद से वो एरर डॉट टीएक्सटी की फाइल के अंदर सेव होगा। तो अगर हम कैट करें और एरर का जो कमांड है, सॉरी, एरर की जो फाइल है इसको देखेंगे, तो वो जो कमांड जो लास्ट टाइम हमारे केस में टर्मिनल टर्मिनल पे शो हुई थी, जो एरर वाला आउटपुट थी, वो इस केस में अब फाइल के अंदर राइट हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी कमांड हो, लेट्स से सॉर्ट की कमांड थी, और इसको अगर हम हमारे पास तो अभी फाइल ही नहीं है जिसमें हम डेटा सेव करें, तो लेट्स से मैं इसी के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, डे 14। और डे 14 के अंदर मैं एक छोटी सी फाइल बनाता हूँ टच की मदद से, और इसका नाम मैं देता हूँ डाटा डॉट टी। और इसको हम ओपन करते हैं, और इसके अंदर हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, 7 4 3 5 6 2 11 25। ओके जी, ये नंबर मैंने लिख दिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं जी सॉर्ट डाटा। ठीक है, सॉर्ट डाटा किया, तो क्या हुआ? तो इसने डेटा को सॉर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? या किया? किया जी। इसने क्या किया, ये इसने चूंकि कंसीडर किया कि ये फाइल है, फाइल के अंदर जो डाटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा देखता है। तो इसने उस स्ट्रिंग फॉर्मेट के डेटा के तहत जिस जिस भी लाइन के अंदर 1 1 वाला करेक्टर आ रहा है, इसको आप वो नंबर कंसीडर नहीं कर रहा, करेक्टर कंसीडर कर रहा है। तो 1 वाला जो लेटर्स आएंगे या करेक्टर्स आएंगे, उनको वो पहले लिखेगा, 2 वाले को उसके बाद, 3 वाले को उसके बाद, और इस तरह इस फॉर्मेट में उसने सॉर्ट कर। अब लेट से ये तो आउटपुट आई, तो ये फाइल, ये आउटपुट अगर मैं रीडायरेक्ट करना चाहूँ किसी जगह, तो मैं अपने किसी भी डाटा के अंदर, लेट से मैंने इसी फाइल से पढ़ा और मैं इसी फाइल में इसको आउटपुट कर देता, तो ये सेव होगी। तो अब मैं अगर कैट करूँ डाटा, तो आप देखेंगे, अच्छा ये तो बिल्कुल खाली होगी, इसका मतलब है कि रीडायरेक्ट जो है वो इसमें नहीं हुआ, तो और डाटा भी हमने लूज कर दिया। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। मुझे किसी और फाइल में सेव करना चाहिए था, लेकिन चलें, हम कुछ और डाटा ले लेते हैं, ताकि स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि वो सॉर्टेड फॉर्म में आ सके। तो हमने कहा जी जाहिद है, और फिर हम कहते हैं असद है, और फिर हम कहते हैं कबीर है, और आसिफ। ठीक है, ये हम डाटा ले लेते हैं, और फिर हम इस पे मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और काम करने लगा हूँ। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि डाटा में डाटा को सॉर्ट तो करो। ठीक है, डाटा को सॉर्ट करो। तो इसने डाटा को सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब ये आउटपुट तो यहाँ आ गई। अगर ये सॉर्ट वाली कमांड में कुछ एरर होता, मसलन मैं ये कहता कि ये डेटा 1 डॉट फाइल जो है ना, इससे डेटा रीड करो। अब डेटा 1 डॉट वाली जो फाइल है, ये फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या ख्याल है, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एरर आ गया।
तो ये आउटपुट मैं चाहता हूं कि एरर वाली फाइल में चला जाए। तो कैसे होगा? अगेन मैं उसी तरह टू ग्रेटर देन और एरर वाली जो फाइल है उसके अंदर इसकी आउटपुट जनरेट कर दूंगा। तो मैं अगर कैट करूं एरर, तो ये उसको प्रिंट करने लग जाएगा कि ये एरर मैसेज जो आपका स्क्रीन पे पहले टर्मिनल पे आया था अब वो फाइल के अंदर आ गया। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका मतलब है कि कोई भी जो कमांड है ना उसके दो बिहेवियर हो सकते हैं, या तो वैलिड आउटपुट देगी या वो एरर वाली आउटपुट देगी। तो हम एक काम करना चाहते हैं, अब मैं मेरी ये डिमांड है कि मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा करते हैं कि मे बी समटाइम ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो कमांड है वो कभी आउटपुट जनरेट करेगी और कभी एरर जनरेट करेगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम एक कमांड जो एग्जीक्यूट करें उसकी अगर वैलिड आउटपुट आती है तो वो एक अलग फाइल में सेव कर दें, और अगर उसकी आउटपुट एरर वाली आती है तो वो एक दूसरी फाइल में सेव कर दें, और ये हम सिंगल लाइन में करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ जी ये जो मेरी सॉर्टेड वाली फाइल है, ठीक है, इसको मैं इसको फाइल करेक्ट वाली देता हूँ, डेटा वाली फाइल देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन, और मैंने कहा माई आउट की जो फाइल है इसके अंदर अगर ये फाइल भी ठीक है और ये कमांड भी ठीक है तो इसकी वैलिड आउटपुट अगर आए तो वो आपने माई आउट की फाइल में सेव कर देनी है। और इसी के साथ मैं आगे टू ग्रेटर देन लिखूंगा और एरर वाली फाइल का नाम मेंशन कर दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने एक ही कमांड में अब दो फाइल्स को मेंशन किया है। तो ये जो पहली फाइल मैंने मेंशन की है इसमें मैंने ये बताया ये ग्रेटर देन और फिर फाइल का नाम। इसका ये मतलब है कि अगर वैलिड आउटपुट आएगी, जो भी वैलिड आउटपुट आए वो आपने इस फाइल में सेव करवानी है, और जो एरर वाली आउटपुट आएगी वो आपने यहाँ सेव करवानी है। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आपके ख्याल में ये कौन सी फाइल में डेटा गया होगा? जो आपकी माई आउट वाली फाइल है उसमें सॉर्टेड डेटा पड़ा होगा। मैं इसको देखता हूँ माई आउट वाली फाइल में, तो इसमें देखें आपका सॉर्टेड डेटा आ गया है। और अगर मैं कैट करूं एरर मैसेज वाली फाइल को तो इसमें डाटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरर जनरेट ही नहीं हुआ। एरर जनरेट ही नहीं हुआ तो इस फाइल में कुछ भी नहीं गया, सिंपल एम्प्टी डेटा इसमें चला गया है और वो बिल्कुल खाली कर दी गई। ठीक है, तो इस केस में अगर आप दोनों साइड पे डेटा भेजते हैं, अब सेम जो कमांड है जो ऊपर वाली कमांड थी मैं उसको दोबारा लिखता हूँ और इसमें जानबूझ के मैं एक एरर जनरेट करता हूँ। तो ये जो सॉर्ट वाली कमांड है मैं इस कमांड में एरर डालता हूँ। ठीक है जी, इस सॉर्ट के साथ मैं वन लिख देता हूँ। तो ये तो कमांड वैलिड ही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा तो अब क्या हुआ, अब कोई ना कोई आउटपुट जनरेट हुई होगी लेकिन एरर वाली आउटपुट जनरेट हुई होगी। तो मैं अगेन अगर इसको कैट करूं और कैट करूं माई आउट वाली फाइल तो आप देखेंगे कि ये एम्प्टी हो गई है क्योंकि वैलिड डेटा नहीं था। तो इस वाली फाइल में एम्प्टी डेटा भेजा गया है, लेकिन जब एरर वाली फाइल को मैं कैट करूंगा तो उसको अगर आप देखें तो ये जो एरर वाला पूरा आपका मैसेज है या जो टेक्स्ट आया है ये उस फाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो इस तरह करके मैं ये कर सकता हूं, मैं एक ही गो में अपनी जो कमांड को जो भी उसकी आउटपुट जिस तरह की भी आउटपुट है वो मल्टीपल या डिफरेंट फाइल्स के अंदर रीडायरेक्ट कर सकता हूँ कि वैलिड आउटपुट आए तो एक फाइल में चला जाए और अगर इनवैलिड आउटपुट आए तो वो दूसरी फाइल में चली। तो ये मैं काम कर सकता हूँ। इसी तरह का काम ये भी हो सकता है कि समटाइम हम ये भी चाहते हैं कि अच्छा नहीं ऐसा करें कि अगर वैलिड आउटपुट आए तब भी और अगर इनवैलिड आउटपुट आए तब भी वो एक ही सिंगल फाइल में ले जाएं। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया ना, हमने दो सेपरेट फाइल में, वैलिड आउटपुट आएगी तो सेपरेट फाइल में जाएगा, एरर वाली आउटपुट आएगी तो वो सेपरेट फाइल में जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं कि अच्छा मैं सिंगल फाइल दूंगा, एरर आए या वैलिड आउटपुट आए दोनों केसेस में जो मेरी आउटपुट है वो टर्मिनल की बजाय फाइल में जानी चाहिए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये सॉर्ट की कमांड लेट से मैंने लगाई और डाटा पे लगा दी और फिर मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और मैंने कहा जी माई आउट की जो फाइल है ये लिख दी। ठीक है, ये लिख दिया तो इसका मतलब है जो वैलिड आउटपुट आएगी वो जहां जाएगी। अच्छा, साथ फिर मैंने लिखा टू ग्रेटर देन। ठीक हो गया जी। अब टू ग्रेटर देन क्या हो सकता है कि टू ग्रेटर देन के अगेन एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि मैं इसी फाइल का नाम दोबारा लिख दूं, ये अगर एरर वाली आउटपुट आए तो तब भी इसी में चलेगी। लेकिन हमें लिनक्स वालों ने एक और पैरामीटर हमें बताया हुआ कि आप ग्रेटर देन के बाद लिखते हैं एंड ए, सॉरी एंड वन। ठीक है, क्या कर दें एंड वन। अच्छा, एंड वन का ये मतलब है ये जो वन है जहां जिस तरह ये टू जो लिखा हुआ है टू इज एक्चुअली फाइल डिस्क्रिप्टर।
और दिस फाइल डिस्क्रिप्टर इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, के स्टैंडर्ड एरर से जो आउटपुट आएगी वो आपने इधर भेजनी। अच्छा, यहाँ जो एंड वन लिखा है, ये जो वन का मतलब है फाइल डिस्क्रिप्टर वन। और हमने देखा था कि फाइल डिस्क्रिप्टर वन जो है, दिस इज यूज फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो ग्रेटर देन है ना, ये एक्चुअली कमांड किस लिए यूज हो रही है, या ये रीडायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए यूज हो रही है। तो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड एरर से एरर जनरेट होगा उसे भी स्ट्रीम नंबर वन जो है उसकी तरफ भेज दो। और स्ट्रीम नंबर वन की तरफ जब आप भेजेंगे तो बेसिकली वो इसी माई आउट की फाइल में डाटा सेव हो जाएगा। तो मैं अगर सॉर्ट करूंगा तो सॉर्ट करने के बाद मैं कैट करता हूं और माई आउट देखता हूं, तो आप देखेंगे वैलिड आउटपुट आई। और मैं इसी सॉर्ट की कमांड में एरर जनरेट करता हूं और इस एरर को मैं सॉर्ट वन कह देता हूं। तो मैं अगेन एंटर करता हूं, तो आप देखिएगा कि अब जो कैट माई आउट है, इसके अंदर कैट माई आउट जो है, इसके अंदर आप एरर मैसेज पड़ा होगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, एरर मैसेज हो या नॉर्मल मैसेज हो या आउटपुट हो, तो जिस तरह की भी आउटपुट होगी, एरर वाली या नॉन एरर वाली, वो दोनों एक ही फाइल में जाकर सेव हो सकते हैं। तो सम टाइम हमें इस चीज की जरूरत भी पड़ती है। तो इसका मतलब है मैंने जो आपको दोनों ऑप्शन बताई हैं कि अगर आप सेपरेट फाइल्स में भी सेव करवाना चाहते हैं तो आप तब भी करा सकते हैं, और अगर आप एक ही सिंगल फाइल में दोनों दोनों में से किसी एक की आउटपुट सेव कराना चाहते हैं तो दोनों केसेस में हो जाएगी। याद रखिए, कोई भी कमांड ऐसी नहीं होगी जो एक ही टाइम पे दोनों चीजें जनरेट करे। ठीक है, कि वो वैलिड आउटपुट भी जनरेट करे और वो एरर भी जनरेट करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो एरर जनरेट होगा या फिर वैलिड आउटपुट जनरेट होगी। तो ये आपने खास ख्याल रखना है इस पे यूज करते हुए। तो ये हमने थोड़ी सी ये देख ली कि डेटा को हमने कैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स को यूज करते हुए हमने मल्टीपल फाइल्स में कैसे रखना है। अच्छा, अगेन पहले मैंने आपको बता दिया कि आप वो भी यूज कर सकते हैं जो आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, ताकि आप अपेंड वगैरह कर सके। तो जहां आपने कभी डेटा को अपेंड करना होगा तो आप बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं। हम बेशक हम अगर चाहें तो हम इसी कमांड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मसलन मैं पहले ऐसा करता हूँ कि जो सॉर्ट की वैलिड कमांड है, ये मैंने एग्जीक्यूट की, मैंने कैट किया माई आउट, तो मेरा ये डेटा है। अब इसी डेटा में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सॉर्ट वन के नाम से एक कमांड डालें। सॉर्ट वन के नाम से, इसका मतलब इनवैलिड, इनवैलिड कमांड हो। और मैं इसमें जो एरोज हैं वो बदल रहा हूँ, ये देखें दोनों एरोज में बदल रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि इसमें दो, अगर वैलिड आउटपुट आए तब भी डेटा को अपेंड कर दो, और अगर इनवैलिड आउटपुट आए मींस एरर वाली आउटपुट आए तब भी डेटा को अपेंड कर दो। तो अब मैं जब इस कमांड को, अच्छा इसमें फिर मुझे लगता है कि ये चलाना चाहिए। अच्छा, ऐसे चलाएंगे तो अब हम कैट को जब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये देखें। अच्छा, इसमें इसका मतलब है कि ये जो लास्ट पे आपने एंड से पहले एक सिंगल ही एरो लगाना है। और ये क्या करेगा, क्योंकि इसमें हम ये कह रहे हैं कि सिंगल एरो लगाने से आपने डेटा स्ट्रीम नंबर वन की तरफ वापस भेज देना, तो स्ट्रीम नंबर वन पे अगेन ये डबल एरो लगे हुए हैं, तो ये डबल एरो हमारे डेटा को अपेंड कर देंगे। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारा वैलिड डेटा था जो हमने पहले लास्ट आउटपुट में इसको सेव करवाया था, और ये हमारा जो अभी करंटली इनवैलिड जो कमांड हमने एग्जीक्यूट की है सॉर्ट वन के नाम से, ये उसका डेटा अपेंड हो गया। तो इस तरह हम अपने डेटा को अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दो, हमने जो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट एरर वाली हैं उनको डिस्कस कर लिया। तो अभी हम ये तीसरी वाली जो लेफ्ट, ये ग्रेड लेस देन है, तो ये लेस देन इज एक्चुअली यूज फॉर इनपुट के लिए, कि ये जो लेफ्ट साइड पे डेटा है, ये लेफ्ट साइड पे जो आपकी कमांड है, लेट्स से मैंने ये लिखा कमांड और ग्रेटर देन, और जहां से आपकी इनपुट आ रही है। ठीक है, तो अब इस केस में इसका मतलब है कि इसको, ये जो कमांड है, इस कमांड को इनपुट आ रही है राइट साइड से, जो भी कोई इनपुट फाइल होगी उसकी तरफ से। तो इनपुट फाइल होगी उसकी तरफ से हम डेटा भेज रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ कमांड को। तो ये असल में इस तरह का एक पोर्शन कह रहे हैं, ये नॉर्मली यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये वाला ना, वैसे ये वाला जो हमारा रीडायरेक्ट से हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो कैट की कमांड थी, जिस तरह मैंने यूज किया था सॉर्ट का डेटा, सॉर्ट नहीं था डेटा के नाम से। अब लेट्स से मैंने इसको प्रिंट किया, तो अब ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं कैट लिखूं और मैं लेस देन लिखूं और कैट को दे दूं।
और फाइल का नाम दे दूं, तो इसमें देखें इन दोनों की आउटपुट सेम आई। तो सेम इसका मतलब क्या था कि डाटा की फाइल में जो डाटा पड़ा हुआ वो कैट को एज ए इनपुट दे दो। तो जो लिनक्स है, जो यूबंटू है, इस केस में ये बाय डिफॉल्ट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप लेस देन का एरो ना भी लगाएं तो ये आपके डेटा को कैट, जो भी फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा होगा वो इस लेफ्ट साइड की जो कमांड है इसको एज ए इनपुट दे देती है। तो हमें ये एरो लगाने की जरूरत नॉर्मली पेश नहीं आती। इसी तरह आपने गौर किया होगा, हमने पिछले सेशन में फाइल काउंट के नाम से एक चीज सर्च की थी, और हमने सॉरी जो वर्ड काउंट के नाम से एक कमांड थी उसको यूज किया था। अगेन हम ये इसमें यही कर सकते हैं कि हमने क्या कहा था, ये कमांड चलाई थी और हमने इसको कहा था कि इसको ये डाटा एज ए इनपुट दे दो। तो मैं सेम चीज ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसको डाटा ये वाला इनपुट करना चाहता हूँ। तो अगेन जब मैं इसको चलाऊंगा तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क आया। थोड़ा सा फर्क क्या आया कि अब पिछली आउटपुट में जब हमने फाइल का नाम बगैर एरो के दिया था तो इसने हमें साथ फाइल का नाम भी शो किया था। लेकिन इस केस में अब फाइल का नाम शो नहीं हो रहा, क्योंकि एरो जब लगाते हैं तो इसका मतलब अब हम फाइल का नाम इनपुट नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि फाइल के में से डाटा रीड करें और वो डाटा हम लेफ्ट साइड पे एज ए इनपुट देंगे। तो इसका मतलब है कि इस ये जो लेफ्ट साइड पे कमांड है इसको फाइल का नाम इनपुट नहीं दिया, इसको फाइल का डेटा इनपुट दिया है। तो वो अब जिसने जब उसने फाइल के डेटा पे प्रोसेसिंग परफॉर्म किया तो उसने 4 जनरेट किया। इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने फाइल का नाम इनपुट दिया था कि वो खुद ही इस फाइल को फिर रीड कर ले। तो इसने रीड खुद कर लिया था, लेकिन इस केस में ये रीडायरेक्ट है, ये कह रहा है कि भाई सिंपली आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है। यानी कि ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ रन टाइम पे। लेट से मैं कहूँ डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये दे दूं तो इसने क्या किया, नो सच फाइल या डायरेक्टरी फाउंड नहीं हुई। तो इसका मतलब फाइल का जो नाम है, तो रीडायरेक्ट हमें क्या कहता है कि भाई मैं सिर्फ फाइल से डेटा रीड कर सकता हूँ, इस तरह के स्ट्रिंग से डेटा रीड नहीं कर सकता। तो या तो ये डेटा मैं किसी फाइल में लिखूं फिर वहां से रीड हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी हमने रीडायरेक्ट्स के साथ काम करना है तो हमें फाइल्स के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये या तो फाइल में डेटा को राइट कर सकती है इन केस ऑफ राइटिंग, और अगर आप रीडिंग की बात करेंगे तो फाइल से ही डेटा रीड कर सकती है। तो ये हमें क्लियर हुआ कि ये हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास यूटिलिटी है, उसको हम हेयर कमांड कहते हैं, सॉरी हेयर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो मैं इधर वो लिखता हूँ एरर सॉरी कमेंट देकर, तो उसको हम कहते हैं हेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हेयर डॉक्यूमेंट की एक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि एक खास किस्म का फॉर्मेट है, एक या एक खास किस्म की कमांड है, उसको खास किस्म के फॉर्मेट में यूज हम करते हैं। तो उस फॉर्मेट को या उस तरीके को हम हेयर कमांड का, हेयर डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है जी, हम लिखते हैं कैट और फिर हम लिखते हैं लेस देन, और जहां हम एक डेलीमीटर देते हैं एंड ऑफ फाइल। लेट से मैंने इसका एक डेलीमीटर दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैट की कमांड को कह रहा हूँ भाई आपको मैं कुछ डाटा दूंगा बाद में, ठीक है, लेकिन कब वो मैं अभी बताता हूँ कब। पहले मैं कमांड पूरी लिख लूँ, ग्रेटर देन, और लेट से मैं नेम्स की एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने गौर करना है लिखा क्या है मैंने। मैंने ये लिखा है कि कैट कमांड साहब को मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आपको मैं डाटा इनपुट दूंगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जो 2 एरोज हैं ये इनपुट के लिए हैं और ये अपेंड के लिए हैं, ठीक है। ये सिंगल एरो नहीं है, डबल एरो लगे हैं। इसका मतलब है कि मैं आपको सिंगल टेक्स्ट नहीं दूंगा या सिंगल डाटा या सिंगल लाइन नहीं दूंगा, मैं आपको मल्टीपल लाइंस दूंगा और आपने मल्टीपल लाइंस का इस्तेमाल करना। और मैं एंड ऑफ फाइल जहां दे रहा हूँ, एंड ऑफ फाइल का मतलब मैं डेलीमीटर बता रहा हूँ। डेलीमीटर नॉर्मली हम चीजों को एक बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि अच्छा मैं एक बाउंड्री दे रहा हूँ, ये बाउंड्री जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और बाद में मैं बताऊंगा कि ये एंड किधर होनी है। लेकिन इससे पहले कि हम इसको एंड का बताएं, हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया नेम्स डॉट टेक्स्ट फाइल की तरफ। इसका मतलब है कि इस
कमांड के थ्रू, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है, इस कमांड के थ्रू हम कुछ डेटा जो इस कैट को इनपुट देंगे, ठीक है जी, इनपुट देंगे, वो सारे का सारा डेटा कैट की कमांड हमसे इनपुट लेने के बाद नेम्स डॉट टी की फाइल में राइट कर देगी। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए मेरा कर्सर कैसा है, मेरा कर्सर में एक ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है और ये मुझसे कुछ डाटा मांग रहा है, तो जहां मैं कुछ डाटा दे दूं, तो लेट्स से मैं कुछ डाटा दे देता हूं और फिर नेक्स्ट मैं दे देता हूं राशिद और उसामा और शाहिद, ये मैं दे देता हूँ और फिर मैं एंटर अगेन प्रेस करता हूँ और मैं अब ये कहता हूँ कि अच्छा मैंने जितना डेटा इनपुट देना था वो दे चुका हूँ, अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं डेलीमीटर लिखूंगा। मैंने जो डेलीमीटर स्टार्ट किया था, अच्छा ये मैंने अपनी मर्जी से किया था, ये डेलीमीटर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, एक्स वाई जी भी हो सकता है, और नॉर्मली हम इसको कैपिटल में लिखते हैं, ये स्मॉल में भी लिखा जा सकता है लेकिन नॉर्मली कैपिटल में लिखते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो मैंने एंड ऑफ फाइल के नाम का एक डेलीमीटर बनाया जो चीज से स्टार्ट किया, बाउंड्री स्टार्ट की, फिर मैंने आखिर पे लिखा एंड ऑफ फाइल की बाउंड्री क्लोज होगी, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो कमांड बिल्कुल एंड होगी, इसका मतलब उसने डेलीमीटर आइडेंटिफाई कर लिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मैं कैट की कमांड अगर कैन नेम्स की फाइल को आउटपुट करूं तो ये क्या हुआ, इसने मुझे वो डेटा जो मैंने इधर टर्मिनल से इनपुट दिया था, वो सारे का सारा जो मैंने टर्मिनल से इनपुट दिया था, कैट की कमांड को इनपुट दिया था, और ये सारा इनपुट लेने के बाद इस कैट की कमांड ने क्या किया है, वो सारे का सारा नेम्स डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर दिया। अब ये जो फॉर्मेट है, ये जहां इस कैट कमांड से लेकर एंड ऑफ फाइल की आखिरी डेलीमीटर तक, इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, हेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, हेयर डॉक्यूमेंट। तो ये अक्सर यूज किया जाता है, ये जब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, जिस तरह डॉकर है जो कुबरनेटिस है, जब हम उस पर जाएंगे तो उसमें हमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनानी पड़ती हैं और वो उसके लिए हमें बैश कमांड, बैश स्क्रिप्ट लिखने होते हैं। तो उन बैश स्क्रिप्ट के अंदर हमें इस तरह की कुछ स्टैटिक फाइल्स बनानी पड़ती हैं। तो वो जो स्टैटिक फाइल्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्टैटिक कमांड्स होती हैं, तो वो उस तरह की जो स्टैटिक कमांड्स की मदद से हम बैश फाइल से कुछ और टेक्स्ट फाइल या मजीद कुछ बैश फाइल्स जनरेट करना चाहते हैं, तो उस पर्पज के लिए ये वाली हेयर डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इसका मतलब है कि इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसको आपने अच्छी तरह यूटिलाइज करना है ताकि इन फ्यूचर जब हम एडवांस चीजों के साथ काम करें तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है दैट इज पाइप्स। तो अभी हमने जहां तक रीडायरेक्ट्स जितनी भी थी हमने उनको डिस्कस कर लिया, और रीडायरेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है अगर आपको स्ट्रीम्स वगैरह का आइडिया क्लियरली हो चुका है। तो अब हम पाइप्स को देखते हैं। तो पाइप्स क्या होते हैं, तो पाइप्स आर यूज टू रीडायरेक्ट अ स्ट्रीम फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। ठीक है, इस केस में अब थोड़ा सा ख्याल रखना, पीछे पिछले केस में जो हम बातें कर रहे थे वो हम प्रोसेसेस की बातें कर रहे थे और उसमें हम प्रोग्राम्स की, सॉरी, उसमें हम फाइल्स की बातें कर रहे थे कि एक फाइल से दूसरी फाइल की तरफ डाटा का जाना आना जाना। ठीक है, उसमें फाइल्स का काम था। जहां जो पाइप्स है ना, दे आर एक्चुअली यूज टू रीडायरेक्ट डाटा फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। कि एक प्रोग्राम है, लेट्स से प्रोग्राम वन, तो इस प्रोग्राम वन की जो आउटपुट है वो बेसिकली दूसरे प्रोग्राम की इनपुट बनेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम वन, उससे जो डेटा जनरेट हुआ है या जो आउटपुट आई है वो आउटपुट आप किसी और प्रोग्राम को एज ए इनपुट देना चाहते हैं, फाइल को नहीं। ये याद रखिएगा, फाइल को नहीं, हम किसी प्रोग्राम को इनपुट देना चाहते हैं, यानी कि एक कमांड है, उसका आउटपुट जो आया है वो हम किसी और कमांड को एज ए इनपुट देना चाहते हैं ताकि वो उस पर मजीद प्रोसेसिंग कर सके। तो इस पर्पज के लिए हम पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ओनली द डेटा रिटर्न बाय द सेकंड प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड। तो याद रखिए, ये जितने भी हम इस तरह की पाइपिंग से प्रोग्राम्स को आपस में पाइप कर सकते हैं, एक पाइपलाइन बना सकते हैं, कमांड यूं कह पूरी पाइपलाइन जनरेट कर सकते हैं, इसमें जो आखिरी वाला प्रोग्राम होगा सिर्फ उसकी आउटपुट आपको टर्मिनल के ऊपर नजर आएगी, बाकी किसी का भी डेटा आपको नजर नहीं आएगा। वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को सेंड होगा, दूसरे से तीसरे को सेंड होगा। तो पाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल बार। जो आपके अक्सर जो प्रोग्रामर्स हैं वो और की जो कमांड या और का जो सिंबल है जो यूज करते हैं, बिल्कुल उसी बार के साथ, वर्टिकल बार के साथ हम पाइप को इस्तेमाल करते हैं। तो यूं कहना ये और का सिंबल। और इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम कमांड वन लिखते हैं,
फिर हम और लिखते हैं या वर्टिकल बार लिखेंगे, इसको मैं और बोलूंगा, लेकिन एक्सेल में ये और नहीं है, ये असल में पाइप है, बल्कि हम इसे पाइप भी बोलते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन जनरेट ना हो। तो हम कमांड वन लिखेंगे, स्पेस देकर हम आपका पाइप लिखेंगे, पाइप का सिंबल लिखेंगे और फिर कमांड टू दे देंगे। इसका मतलब है कमांड वन से जो भी आउटपुट जनरेट होगी वो हम कमांड टू को एज ए इनपुट देंगे और फिर उसकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट की जाएगी। अच्छा, अब जिस तरह अभी दो हैं तो हम ये तीन भी कर सकते हैं कि एक पहले की आउटपुट दूसरे को एज ए इनपुट देना चाहते हैं और जो दूसरे की आउटपुट है वो तीसरे को एज ए इनपुट देना चाहते हैं। तो आप जितनी मर्जी कमांड्स को इस तरह चेनिंग कर सकते हैं, इसको हम चेनिंग भी कह सकते हैं और फिर हम एक पूरी पाइपलाइन भी कह सकते हैं। तो ये एक पाइपलाइन में आप जितनी मर्जी कमांड्स को पाइपलाइन में ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट कि आप कहाँ जाके रुकेंगे। ठीक है, जितनी आपको जरूरत है। तो नॉर्मली 5-6 तक मैक्सिमम अगर आप जाएं तो शायद आपको उससे ज्यादा फिर जरूरत ही ना पड़े, तो आपको खुद ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा भी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि ये अच्छा, ये इसमें पाइप्स में ये सिंपल एक ही आपका ऑपरेटर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन अक्सर जनरेट हो जाती है कि इस जो आपके रीडायरेक्ट्स हैं और पाइप के अंदर, तो इसको थोड़ा सा आपने ज़हन नशीन करना है कि द रीडायरेक्ट जो ऑपरेटर है ये कनेक्ट करता है एक कमांड को विद अ फाइल। आई रिपीट कि जो आपका रीडायरेक्ट ऑपरेटर है ये किसी कमांड को कनेक्ट करता है फाइल के साथ, जिस तरह लिखा हुआ है कमांड वन ग्रेटर देन फाइल वन। इसका मतलब कमांड वन से जो आउटपुट जनरेट होगी वो फाइल को जाएगी। ठीक है, लेकिन पाइप के केस में क्या होगा, जब पाइप ऑपरेटर कनेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड विद द इनपुट ऑफ अनदर कमांड। तो इसका मतलब है कि पाइपलाइन या जो पाइप ऑपरेटर है इस केस में कमांड की जो आउटपुट जाएगी वो दूसरी कमांड को जाएगी। तो डिफरेंस इज, ये याद रखना है, इसमें कई दफा ऐसा होता है कि आप छोटी सी मिस्टेक करते हैं और उस छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़े ब्लंडर हो सकते हैं। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो रीडायरेक्ट्स और पाइप में फर्क क्या है। जब आप रीडायरेक्ट्स यूज करेंगे तो उसमें जो लेफ्ट साइड पे जिससे आउटपुट जनरेट हो रही है, जिससे डाटा जनरेट हो रहा है, वो आप सेव करवा रहे हैं फाइल के अंदर, मीन्स वो फाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसको जाके आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पाइप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाइप के केस में आपका कमांड वन का जो डेटा है वो दूसरी कमांड को जा रहा होगा। ठीक है जी, तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। हम टर्मिनल पे वापस आ चुके हैं और अभी हम पाइप्स को थोड़ा सा उसकी दो तीन कमांड वगैरह चेक कर लेंगे और थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, अब लेट्स से हमने, आपको याद होगा कि हमने ना लास्ट टाइम एक लार्ज फाइल बनाई थी अपने डाटा डे वन के अंदर। तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ जो डॉट डॉट स्लैश डे 13 था हमारा, उसके अंदर हमारी लार्ज के नाम से फाइल थी नहीं थी, तो स्प्लिट के नाम से फोल्डर था और उसके अंदर लार्ज के नाम की फाइल थी। तो इस फाइल को मैं डॉट के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये अगर हम देखें तो स्लैश ये लार्ज के नाम से फाइल आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कैट करता हूँ और मैंने लार्ज की कमांड को प्रिंट किया। अच्छा, तो आप ये देखें ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेटा इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, तो ये इसने पूरा डेटा प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ी सी पाइपिंग इस्तेमाल करना, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई ऐसा ना करो, मेरे लिए ऐसा मत करो। तो क्या करो, हम वही फाइल रीड करना चाहते हैं जो लार्ज फाइल है उसे ही रीड करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा कोई ऐसा तरीका निकालो कि इस डाटा को जो एक ही गो में इसने हमें प्रिंट कर दिया वो एक ही गो में प्रिंट ना करे। तो मैं इधर और का या पाइप का सिंबल लगाऊंगा। ठीक है, और मैं लेस की कमांड चला दूंगा। ये लेस की कमांड हमने देखी थी। तो ये लेस की कमांड क्या करती है, ये बेसिकली हमारे डेटा को, जो हमारी अभी ये जितना टर्मिनल डिस्प्ले में आ रहा है इस टर्मिनल के ऊपर इस डेटा को एडजस्ट करती है और फिर जैसे जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो फिर ये डेटा को फिर एक्सपोज करती है। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, मैंने कहा कि बजाय पूरा मुझे डाटा दिखाने के तुम क्या करो, इसको जरा एक स्क्रीन के अंदर जरा एडजस्टमेंट करो टर्मिनल की स्क्रीन के अंदर और फिर मुझे डाटा को शो करो। तो अब ये मैंने कैसे किया, मैं इसको कैंसिल करता हूँ।
ओके जी, तो अब हमने ये किया कैसे था, हमने कहा था कि ये जो एक कमांड है लेफ्ट साइड पे जो कमांड है, इसकी जो आउटपुट है वो हम राइट साइड पे दे दें। ठीक है, तो इस तरह ये हम काम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये जो कैट है, इट्स कैट से मैंने कहा कि ये लार्ज फाइल पढ़ो, और इसकी जो आउटपुट है वो हम WC-L को दे देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, हमने कहा कि इस ये जो डेटा है जितना भी, देखें हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले WC-L और फिर आगे फाइल का नाम एंटर किया था, तो वो भी एक तरीका है कि आप फाइल की जो लाइन है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या तरीका इस्तेमाल किया, अभी हमने ये कहा कि भाई हम इस कमांड को डायरेक्ट फाइल नहीं देना चाहते, क्योंकि हो सकता है ये फाइल या तो हमने डायरेक्ट बनाई हो, या ये फाइल मैंने जहाँ जो लेफ्ट साइड पे डेटा है ये किसी और जगह से आया हो जो कि फाइल ना हो। तो फिर मैं अगर इसको देना चाहूँ और काउंट करना चाहूँ तो कैसे काउंट कर सकता हूँ। मसलन एक कमांड है इको की, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि दिस इज डेमो ऑफ पाइप कमांड। ठीक है, और मैंने क्लोज किया, और अब मैंने जहां लगाया पाइप, और फिर मैंने कहा WC-L। तो जब मैंने ये किया तो इसने मुझे 1 रिटर्न कर दिया। तो 1 का क्या मतलब है कि इसमें एक लाइन है। ठीक है, तो ये अब डेटा किसी फाइल से नहीं आया। लेकिन अगर हम यही डेटा WC को डायरेक्ट देना चाहेंगे, तो जैसे हमने पहले देखा है कि ये नहीं दे सकते, हमें इसे हमेशा फाइल का नाम ही देना पड़ेगा। तो इस तरह करके हम डिफरेंट जो आपकी फाइल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट जो कमांड्स हैं उनको इस तरह पाइपिंग उनकी की जा सकती है। ठीक है, मसलन मैं ये कहता हूँ कि जो लार्ज फाइल थी, कि कैट करो लार्ज फाइल को, और हमने लास्ट सेशन में कमांड पढ़ी थी ग्रेप की। ठीक है, और ग्रेप हमने कहा था कि भाई कंटेनर सर्च करो। ठीक है, कंटेनर। तो ये क्या इसने किया है, जहां जहां भी कंटेनर थे उसको इसने हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, तो जिस जिस लाइन में भी कंटेनर। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ कि अच्छा ऐसा मत करो भाई, ग्रेप के बाद कंटेनर को सर्च करो, और फिर तुमने क्या करना है, तुमने डाटा को सॉर्ट भी कर देना। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने डाटा को एक अच्छे से ऑर्डर में सॉर्ट भी कर दिया। तो ये वैसे बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड डाटा ही होगा, तो लेकिन स्टिल इसने डाटा को हमारे लिए इसलिए सॉर्टिंग कर दी है। लेकिन वो कैसे हुआ, तो हमने क्या किया, हमने कहा इस कमांड से डेटा को रीड करें, इसकी जो आउटपुट आएगी वो ग्रैप कंटेनर की कमांड को, ये जो कमांड है इसको एज ए इनपुट जाएगी, और ये अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगी। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके बाद जो सॉर्ट की कमांड है, जो नेक्स्ट जो भी कमांड होगी, इसको एज ए इनपुट दी जाएगी, और सॉर्टिंग अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। और उसके बाद अगर आपने मजीद इस पे कुछ और पाइपिंग वगैरह अप्लाई करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप कोई भी जो कमांड्स हैं, लेकिन उनकी सेंस बनती हो आपस में पाइपलाइन बनाने की, तो जिन जिन कमांड्स की आपस में पाइपलाइन बनाने की सेंस बनती है, आप उन्हें एज ए टूल यूज कर सकते हैं, पाइपिंग के अंदर उन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल सेशन था, जिसके अंदर हमने देखा कि पाइपलाइन कैसे बनाते हैं या पाइपिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, और प्लस हम जो रीडायरेक्ट्स हैं वो कैसे यूज करते हैं। ये पाइपिंग और रीडायरेक्ट्स जो हैं, जो जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये डेवऑप्स इंजीनियर की जो डेली रूटीन का काम है, ये उसमें बहुत ज्यादा काम आ रही होती है, तो इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चैनल पे चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो आई होप आप चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो